हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के समरी में हम जानेंगे कि नेगोशिएशन एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर के बड़े सारे मिथ्स है ना। तो कोई इस टर्म को बड़ा नेगेटिवली लेता है, तो कोई इस टर्म के लिए डर जाता है। क्या नेगोशिएशन का मतलब मोल भाव है, या फिर आप नेगोशिएशन को कुछ इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि दो लोग एक दूसरे पर जोर से चिल्ला रहे हैं। और नेगोशिएशन सिर्फ केवल लॉयर का मामला नहीं रह गया है, ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टूल है जिसकी हमको लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे आप जॉब में हो या फिर बिजनेस में हो, या कई बार रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए भी ये टूल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जब हम इतनी सारी नेगोशिएशन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि आज हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं। आज की बुक समरी है आस्क फॉर मोर 10 क्वेश्चंस टू नेगोशिएट एनीथिंग, जिसे लिखा है अलेक्जेंडर कार्टर ने। अलेक्जेंडर कार्टर कोलंबिया लॉ स्कूल में लॉ के प्रोफेसर है, वो वहाँ के मेडिटेशन क्लिनिक के डायरेक्टर भी है। अलेक्जेंडर यूनाइटेड कंपनी, गवर्नमेंट और कई दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नेगोशिएटर्स को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर की डिग्री ली है और कोलंबिया लॉ स्कूल से उन्होंने लॉ किया है। तो आज की यह बुक समरी हमको सिखाएगी कि कैसे हर कोई नेगोशिएट करना सीख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की समरी, आस्क फॉर मोर बाय एलेक्जेंडर कार्टर। तो नेगोशिएशन सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं है, ये आपको आपके करियर, बिजनेस या फिर रिलेशनशिप में फ़ायदा भी दे सकती है। शायद आप अपनी जॉब में प्रमोशन पाना चाहते होंगे, या फिर आप बिजनेस के ऑनर्स होंगे जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स की तलाश में होंगे, या फिर शायद आपको किसी को अपनी बात समझाने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो तो ये जितनी भी सिचुएशन है, वहाँ नेगोशिएशन आपके काम आ सकती है। इस समरी में हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे हम इफेक्टिव तरीके से नेगोशिएशन कर पाएंगे। असल में नेगोशिएशन का मतलब डिमांड करना नहीं है। नेगोशिएशन की शुरुआत इस लर्निंग के साथ में होती है कि सही सवाल कैसे पूछा जाए, और इसका मतलब ये भी है कि हम सामने वाले की बात सुनना भी सीखें। इस समरी के ऑथर अलेक्जेंडर कार्टर ने नेगोशिएशन को एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया है। वो नेगोशिएशन को एक कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत की तरह देखते हैं, जहां रिलेशनशिप की डोर आपके हाथों में होती है। इसका मतलब ये है कि सामने वाले को समझने की कोशिश करना, उसको साथ लेकर के एक गोल की तरह बढ़ना। ओपन सवाल पूछना नेगोशिएशन करने के सबसे बेस्ट तरीकों में से एक है। इससे आप सामने वाले को पूरी तरीके से छूट दे रहे हैं कि वो खुल करके अपनी बात रख सके। इस तरीके से आपको अपने फैक्ट्स और सामने वाले के फीलिंग्स को समझने का मौका भी मिलता है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समरी आपको बेहतर सवाल पूछने के लिए हेल्प करेगी, जिससे आपको बेहतर जवाब मिलेंगे और उससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। यानी कुछ कुल मिलाकर के सही सवाल पूछने से आपके इफेक्टिव नेगोशिएशन और बेटर डील्स कर पाएंगे, कि जो कि दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है। यानी कि आप भी खुश, सामने वाला भी खुश। तो चलिए फिर इस पावरफुल लर्निंग की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से। व्हाट्स द प्रॉब्लम आई वांट टू सॉल्व। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप है अपना गोल पता करना। देखो कि आपकी मंजिल कहाँ है, यानी कि जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है पहले उसको डिफाइन करो, उसे जानो। एक बार आपको अगर पता चल जाए कि प्रॉब्लम असल में है क्या, तो फिर उसका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। जैसे मान लो कि आपके आने अपने बच्चे के साथ में बहस हो गई रही है, जिसको अपने डिनर में आइसक्रीम खाना है। आपका बच्चा डिनर में आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है, और आप उसको मना कर रहे हो क्योंकि वो खाना नहीं, सिर्फ आइसक्रीम ही खाना चाहता है। और आपको पता है कि डिनर स्किप करना और सिर्फ आइसक्रीम खाना हेल्दी नहीं है। एक पेरेंट होने के नाते आप उसके हेल्थ को लेकर के चिंता करते हो, लेकिन ये बात आपके बच्चे के समझ में नहीं आती। इस टाइप के झगड़े भी प्रॉपर नेगोशिएशन से सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे कि इस केस में प्रॉब्लम ये है कि हेल्दी डिनर में क्या आता है, और आपका गोल है अपने बच्चे को न्यूट्रिशियस खाना खिलाना। आपको शायद अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन अगर आप उसे समझने में थोड़ा वक्त लेंगे तो लॉन्ग रन में आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। यानी आप बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने से बच जाएंगे। आपको अपना टाइम सोचने या फिर तरीका बदलने में बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। आप इस प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करना चाहते हो, चाहे कोई मुश्किल नेगोशिएशन हो या फिर सीधा साधा, शुरुआत हमेशा प्रॉब्लम से करो। उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो जो आपको सॉल्व करनी है। इससे आपको उस प्रॉब्लम से मिली इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको अपना गोल अचीव करने के लिए हेल्प करेगी। एक एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं। कई अमेरिकन स्कूल में हद से ज़्यादा एब्सेंट होते थे, यानी कि बच्चे एक साल में 10% से भी ज़्यादा स्कूल डेज में एब्सेंट रहते थे। बच्चे जब बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहने लगे तो उनकी एकेडमिक
परफॉर्मेंस पे खराब पड़ता था असर। और ट्रेडिशनली लोग इस कंडक्ट को मिसकंडक्ट यानी कि लापरवाही या फिर बदतमीजी समझते थे। यहाँ पे फोकस बच्चों के एब्सेंट होने के बेवजह के कारणों पर होता है। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया, जो स्टूडेंट ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं उन पे पेनल्टी लगाई जाए। इस सॉल्यूशन का मतलब ये था कि पेनल्टी लगाने से पेरेंट्स और बच्चे दोनों अलर्ट हो जाएंगे और उसके अटेंडेंस में इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और प्रॉब्लम को डिफाइन करने का दूसरा तरीका है, एक्चुअली बच्चों का स्कूल में ज़्यादा एब्सेंट होने के पीछे कोई भी कारण हो सकता है। ऐसा ही कुछ किया था हैबी चेंग ने, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अटेंडेंस बॉक्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। उन्होंने स्कूल को एनकरेज किया कि पता लगाए वो लोग कि बच्चों के इतने एब्सेंट होने के पीछे की वजह क्या है। जब इसको अप्लाई किया गया तो ये बात निकल के सामने आई कि बच्चों के ज़्यादा एब्सेंट होने के पीछे की वजह थी उन्हें अपने पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिल पाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए कई बार स्कूल यूनिफॉर्म धुली ना होने की वजह से भी बच्चे स्कूल मिस कर देते थे, क्योंकि उनको गंदे कपड़े में स्कूल जाने में शर्म आती थी। तो इसका सीधा सॉल्यूशन निकाला गया कि कपड़े धोने का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा, ताकि स्कूल में चले एब्सेंट की प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सकता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को डिफाइन करके इफेक्टिव सोल्यूशन निकाला गया था। यहाँ सीखने वाली बात यह थी कि उस प्रॉब्लम को पहचानना जिसे आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस में प्रॉब्लम मिसकंडक्ट की वजह से एब्सेंट होना नहीं था, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट का ज़्यादातर एब्सेंट होना था। हम यहाँ आपको 5 स्टेप्स पढ़ते हैं जो आपके प्रॉब्लम को पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम आपके सामने है उसे कहीं लिख लो। आप मेन प्रॉब्लम के साथ कोई और प्रॉब्लम अगर वो हो तो उसको ऐड कर सकते हो। आप डिटेल से ऐड कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम कैसे आपकी लाइफ, करियर या फिर रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है। दूसरी चीज, प्रॉब्लम को एक लाइन में समराइज करने की कोशिश करो। ऐसा करने से आपको प्रॉब्लम को क्लियरिफाई करने में हेल्प मिलती है। तीसरा, सेंटेंस के नेगेटिव एलिमेंट को पॉजिटिव में बदलो। इससे आपको उस चीज पे फोकस करने में हेल्प मिलेगी जो आप अचीव करना चाहते हो। यहाँ आपको कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा, जिससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोटिवेटेड फील करोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम था कि स्टूडेंट का स्कूल में ज़्यादा एब्सेंट होना। अब इसके सॉल्यूशन के लिए आप सोच सकते हो कि आपको अपने स्टूडेंट के अटेंडेंस को बढ़ाना है, यानी कि प्रॉब्लम को नेगेटिव सेंटेंस से पॉजिटिव सेंटेंस में बदल दिया। चौथा है उसको सवाल में बदल देना। अपने सवाल के लिए हाउ यानी कि कैसे, व्हाट यानी कि क्या, हु यानी कि कौन, और व्हेन यानी कि कब जैसे शब्दों का यूज करो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम स्टूडेंट के सब अटेंडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो लास्ट में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिजल्ट के बारे में सोचो। स्टूडेंट अटेंडेंस का सेम एग्जांपल यूज करते हुए खुद से पूछो कि अगर अटेंडेंस बढ़ी तो क्या होगा। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट के ग्रेड भी इंप्रूव होंगे, उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग होगी और साथ ही पेरेंट्स भी खुश होंगे। इस स्कूल के रेटिंग भी बढ़ जाएगी। ये पता होने से आप अपने सवाल को आगे थोड़ा बदल सकते हैं। अब अगला सवाल कुछ यूँ हो सकता है, हम अपनी स्टूडेंट को कैसे हेल्प करें कि वो हमारे स्कूल में और अच्छे से लर्न कर सके और सक्सेसफुल बन सके। ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम के बारे में सोचने के बजाय उस पर रिएक्ट ज़्यादा करते हैं। हमारा रिएक्शन सिर्फ एक नज़रिया दिखाता है, जबकि इन 5 स्टेप्स की हेल्प से आप प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। और जब अलग एंगल से देखेंगे तो तब आपको इफेक्टिव और अलग सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो 5 स्टेप्स फार्मूला की इंपॉर्टेंस और इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो समझने के बाद आप बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज हाउ हैव आई हैंडल्ड दिस सक्सेसफुली इन पास्ट। तो अपनी नेगोशिएशन स्किल को आप लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे। जब जैसे यहाँ हम एंड्रयू का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एक कंपनी में 3 साल काम करने के बाद एंड्रयू को लगा कि अब उसे प्रमोशन और सैलरी हाइक मिलनी चाहिए थी। उसे पूरा यकीन था कि कंपनी के मैनेजर उसको उसकी सैलरी के मुताबिले 15 से 25% ज़्यादा सैलरी बढ़ा करके देंगे। एंड्रयू अपनी ईयरली रिव्यू में अपने प्रमोशन के लिए नेगोशिएट करने की सोच रहा था। उसने गोल रखा था कि वो 25% तक के लेने को नेगोशिएट करेगा। साथ ही वो ये प्रूव करना चाहता था कि वो अपनी जॉब में एक काबिल लीडर था। लेकिन एंड्रयू अपने इस नेगोशिएशन को लेकर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहा था। और जब आप किसी बात को लेकर के कॉन्फिडेंट होते हो तो इसका कारण ये है कि आप वो काम पहले भी कर चुके रहते हो। आपके पास सबूत है ये साबित करने का कि आप कैपेबल हो। लेकिन ये किस कुछ अलग था, क्योंकि आज से पहले एंड्रयू ने कभी भी सैलरी हाइक के लिए नेगोशिएशन नहीं किया था। इसीलिए उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि उसको कैसे अपनी बात मनवानी है, कैसे नेगोशिएशन करना है। तो एंड्रयू अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी पास्ट सक्सेस से सबूत निकालिए। एंड्रयू को अपने सारे पास्ट प्रोजेक्ट याद आ गए जहां
यहाँ उसने अपने सक्सेसफुली गोल्स अचीव किए थे। जब वो कंपनी में नया नया आया था तो अपने जूनियर एम्प्लॉइज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहता था, जो उसने किया भी और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और भला कि स्टार्टिंग में उसको मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा। एंड्रयू ने उसे प्रोग्राम के फायदे के गिनाए। उसने मैनेजमेंट को ये बताया कि प्रोग्राम कंपनी के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इससे कंपनी को ग्रेट एम्प्लॉइज मिल सकते हैं और आगे चल करके कंपनी की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। इस एग्जाम्पल में एंड्रयू ने इस प्रोग्राम के पक्ष में बोलना था उसको, जिसमें वो कामयाब भी रहा। लेकिन अब मामला दूसरा है। अब की बार उसको किसी प्रोग्राम के लिए नहीं बल्कि ईयरली रिव्यू में अपनी खुद की काबिलियत को प्रूव करनी थी, ताकि उसको प्रमोशन मिल सके। हालांकि इसमें भी वही सेम एलिमेंट अप्लाई होंगे। एंड्रयू ने जैसे प्रोग्राम के फायदे को हाईलाइट किया था, वैसे वो अपने प्रमोशन के लिए भी खुद की काबिलियत प्रूव कर सकता है। एंड्रयू अपने पास एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, जिससे उसको डायरेक्शन मिली कि वो रिव्यू के दौरान नेगोशिएशन को कैसे हैंडल करेगा। और 6 महीने बाद ही एंड्रयू का प्रमोशन हो गया। यहाँ हमको जो मेन सवाल खुद से पूछना है वो है, मैंने पास्ट में इससे सक्सेसफुली कैसे संभाला है। ये सवाल आपको अपनी नेगोशिएशन के कॉन्टेक्स्ट को एक साथ रखने के लिए हेल्प करेगा, ताकि आप उन अप्रोच और टेक्निक्स पर फोकस कर सको जो पहले आपके काम आई थी। इससे आपको एक डेटा मिल जाएगा कि नए नए कंपनी को नए अप्रोच को कैसे कम्प्लीमेंट देना है। जैसे आपको ये पता चल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बूस्ट हो जाएगा। पास्ट के बारे में सोचना आपको नेगोशिएशन में बेटर रिजल्ट दे सकता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक स्टडी से साबित हुआ कि पास्ट की सक्सेस हमारा कैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप को पावरफुल महसूस करने के अपने एक्सपीरियंस को लिखने के लिए कहा गया। ये उनको एक मॉक जॉब इंटरव्यू से पहले लिखने को कहा गया। उनको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज करीब 6% थी। ये परसेंटेज दूसरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थे जिन्होंने मॉक जॉब इंटरव्यू से पहले कुछ भी नहीं लिखा था। इस ग्रुप को जॉब मिलने का सिर्फ 47% चांस ही था। नेगोशिएशन शब्द अपने आप में ही थोड़ा डराने वाला है ना, लेकिन पास्ट की सक्सेस से इंस्पिरेशन लेकर के आप नेगोशिएशन को बेटर तरीके से हैंडल कर पाओगे और पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील कर पाओगे। जब नेगोशिएशन को सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए बेहद ज़रूरी होता है, तो अपने पास्ट को कैसे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए यूज़ करना है, इस बात को समझने के बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज़ टेल मी। सक्सेसफुल नेगोशिएशन आपसी समझदारी पर डिपेंड करती है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को डिफाइन करें और सही सवाल पूछें। सही सवाल पूछने के लिए सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जब आप ध्यान से सुनोगे तभी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप सोल्यूशन निकाल पाओगे। लेकिन अपने सुनने की पावर को इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो सबसे पहले स्टार्ट करो ओपन और ब्रॉड सवाल पूछ के, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने के चांस हो जाती है। इसकी शुरुआत होती है इस लाइन के साथ कि टेल मी, यानी कि मुझे बताओ कि तुमको किस बात की टेंशन है। तो ये एक ब्रॉड और ओपन सवाल है। टेल मी सवाल शुरू करने के 4 फायदे हैं। पहला तो ये कि सामने वाला अपने प्रॉब्लम को अपने नज़रिए से ही डिफाइन करेगा। दूसरा, सामने वाला उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ज़रूरी डिटेल्स या फिर गोल्स आपके साथ शेयर करेगा। तीसरा, आपको सामने वाले की फीलिंग्स और चिंता का पता लग जाएगा। और लास्ट में, सामने वाला अगर आपके साथ कुछ और शेयर करेगा तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें मैनिपुलेटिव क्यों करती है? क्योंकि किसी का नज़रिया बदलना आसान नहीं है। जब आप नेगोशिएशन कर रहे होते हो तब आपको क्या चाहिए, किस पे फोकस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और इससे नेगोशिएशन एक बहस की जगह एक कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग बन जाएगी। तो टेल मी सवाल पूछते वक्त ये ध्यान रखें कि आपके सवाल वहीं तक सीमित रहने चाहिए, उसमें कोई सवाल ना जोड़े। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसा सवाल पूछने से बचे कि जैसे कि टेल मी तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुमने अभी तक कोई ऑफर दिया है। ये सवाल अपने आप में ही एक ओपन सवाल पूछने का पर्पस खत्म कर देती है। हमेशा सवाल को सामने वाले के लिए ओपन करो ताकि वो अपनी मर्जी से जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन दे सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि चुप रह करके सामने वाले की बात सुनना। और लेकिन चुप रहने से डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार सामने वाले की बात उस वक्त देने के लिए उसके पास में जवाब नहीं रहता है। जब ऐसा होता है तो अक्सर हम घबरा जाते हैं। हमको लगता है कि कहीं सामने वाला अनकंफर्टेबल तो नहीं या फिर प्रेशराइज तो फील नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, सामने वाले को भी तो सोचने का एक टाइम चाहिए, इसीलिए उसे जितना मर्जी हो सके टाइम लेने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट है कि टेल मी मोर, यानी कि मुझे थोड़ा और बताओ। ये आपको फॉलो अप करने में हेल्प करता है। आप स्पेसिफिक पॉइंट पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप एक एम्प्लॉय हो, आपका कोई एम्प्लॉय अपनी जॉब पोजीशन पे चेंज चाहता है, वो एक रिसर्चर है,
पर वो अब क्लाइंट के साथ डील करना चाहता है, तो आप उसको कहोगे कि अच्छा तुम अब अपने पहले वाले पोजीशन के बदले क्लाइंट से डील करना चाहते हो, क्या तुम इस रोल के बारे में कुछ और बता सकते हो? तो इस सवाल के जवाब में वो आपका एम्प्लॉय अपने गोल्स और अपनी ज़रूरतों के बारे में कुछ और डिटेल्स शेयर करेगा। नेक्स्ट स्टेप है समराइज करना और फीडबैक के लिए पूछना। सामने वाले की बात को समराइज करना ये दिखाता है कि आपने उसकी बात को ध्यान से सुना है। साथ ही इसका ये भी फायदा है कि आपकी इस बातचीत से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। समराइज करने के बाद फीडबैक जरूर ले, यानी कि आपको पूछना है कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ, पूछे कि कहीं आपसे कहीं कुछ समझने में गलती तो नहीं हुई है। इससे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि आपकी सारी बातें आपको समझ आ जा गई है और सोल्यूशन जानने के लिए जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है। साथ ही इससे सामने वाले को ये भी पता चल जाता है कि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेगोशिएशन में नॉन वर्बल हिंट भी इम्पोर्टेंट होते हैं। नॉन वर्बल हिंट आपको सामने वाले के फीलिंग्स के बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है। जिससे मान लो कि आपका एम्प्लॉय नेगोशिएशन की शुरुआत में काफ़ी टेंशन में है, यानी कि वो स्ट्रेस्ड में है, डरा हुआ फील कर रहा है, इसीलिए डिफेंसिव मोड में है। लेकिन जैसे ही आप अपनी बात उसके सामने में समराइज करते हो तो आप देखोगे कि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, वो अब खुल के स्माइल कर पा रहा है, उसके चेहरे पे टेंशन का नाम और निशान तब की नहीं है। इससे प्रूव होता है कि आपके बीच की नेगोशिएशन किसी नतीजे पर पहुंच गई है। नेक्स्ट चैप्टर है ब्रिंग इट होम, यानी कि कंक्लूडिंग योर नेगोशिएशन। ये अब आपको पता है कि प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करना है। सही सवाल पूछो और सुनो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेगोशिएशन का पर्पज होता है आस्क फॉर मोर, यानी कि अपनी डिमांड रखना, जो आप चाहते हो आप नेगोशिएट करते हो ताकि आप अपने अपने और दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सको। लेकिन ये सब हम करेंगे कैसे? सबसे पहले तो सक्सेसफुल गोल सेट करने के लिए अपने सवाल यूज करो। नेगोशिएशन एक तरीका है आपके लिए अपने गोल्स को अचीव करने का, चाहे वो कुछ भी हो। आपके गोल्स हमेशा आपकी ज़रूरतों पे फोकस्ड रहते हैं, इसीलिए सवाल पूछते वक्त हमेशा अपनी ज़रूरतों को पहचानो, उसके बाद सामने वालों की ज़रूरतों को पहचानो और समझो। आपका अल्टीमेट गोल है सॉल्यूशन ढूंढना जो दोनों पार्टी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि आपकी ज़रूरतें रीजनेबल, यानी कि वाजिब होनी चाहिए। नेगोशिएशन में आपकी रिक्वेस्ट किसी ऑब्जेक्टिव से जुड़ी होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट चाहिए, लेकिन मान लो कि आपके एम्प्लॉयर अभी कॉस्ट कम करने का गोल लेकर के चल रहे हैं और शायद कंपनी पैसा बचाना चाहती है। तो अब आपको उनके ये दो गोल्स पता है कि उसी के बेस पे आप समझ सकते हैं कि नेगोशिएशन के वक्त आपके सामने क्या क्या चैलेंज आ सकती है। नेक्स्ट स्टेप है अपनी ज़रूरतों को फ्रेम करना। यहाँ पर आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत काम आने वाली है। जब आप अपनी ज़रूरतों के बारे में बात करते हो तो इसमें सामने वाले की ज़रूरत भी शामिल होनी चाहिए ताकि दोनों पार्टी की ज़रूरतें पूरी हो सकी है। तो जैसे कि मान लो आप चाहते हो कि आपका मैनेजर आपके डिपार्टमेंट का बजट बढ़ा दे, क्योंकि आपका मानना है कि मैनेजर को हर डिपार्टमेंट के लिए एक जैसा बजट रखना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपका मैनेजर आजकल अपनी कंपनी के रिसोर्सेज को कम करने में लगा हुआ है। नेगोशिएशन के दौरान सामने वालों की ज़रूरतों को देखते हुए अपना प्रपोजल बनाओ। आप शायद कहेंगे कि आप अपना बजट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यही चीज़ आपके मैनेजर के गोल्स के खिलाफ जा रही होती है। लेकिन आप अगर अपने मैनेजर को यकीन दिला सकते हैं कि आप इस बजट को सही जगह पे लाएंगे, आप मैनेजर को कन्विंस करने के लिए बता सकते हैं कि अगर आपके डिपार्टमेंट को ज़्यादा बजट मिल जाता है तो फिर आप आपका डिपार्टमेंट को और कितना प्रॉफिट मिला सकते हो। तो फ्रेमिंग का नेक्स्ट पार्ट है अपने प्रपोजल के फायदे को हाईलाइट करना, यानी कि आपका जो ऑफर है उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सामने वाला ये ही जानना चाहेगा कि इसमें उसका क्या फ़ायदा है। उनके सामने इस बात पे फोकस मत करना कि इसमें उनका क्या नुकसान है, क्योंकि इंसान हमेशा अपना भला ही चाहता है। ये इंसान का स्वभाव है कि वो नुकसान से बचने की कोशिश में लगा रहता है। लोग खुद को नुकसान से बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास में 2 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और आपको ये पता भी है कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आप दोनों को साथ में बैठने से मना करते हो क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि ऑफिस में ग्रुप्स बने, लेकिन यही बात उनको पसंद नहीं आती है। तो इसके बजाय इसे अलग तरीके से फ्रेम करो। उन्हें एनकरेज करो कि वो अपने फ्रेंड के अलावा ऑफिस के बाकी लोगों के साथ भी मेल-जोल बढ़ाए। इससे उनको उनके करियर और नेटवर्थ में फ़ायदा होगा। उनको बताओ कि आपने उनके लिए एक सीट प्रोवाइड कर दी है ताकि वो नए लोगों से भी मिल सके। ये ऑप्शन आपके एम्प्लॉइज़ के बेनिफिट्स को हाईलाइट करता है, जिससे उनकी और आपकी दोनों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी और ये आप दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन साबित होगा। आपका ऑनेस्ट प्लेयर और डायरेक्ट अप्रोच फ्रेमिंग और नेगोशिएशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। फ्रेमिंग का मतलब ये नहीं कि हमें मैनिपुलेटिव होना है, हमारा गोल सामने वाले पर चालाकी से अपनी मर्जी थोपना नहीं है।
बल्कि फ्रेमिंग का मतलब है कि सामने वाले के अटेंशन को उस चीज की तरफ ले जाना जिस चीज पर आप जोर दे रहे हो। आमतौर पर यही आपके प्रपोजल का पार्ट है जिसमें उनका फायदा छिपा हुआ होता है। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी ऐसी चीज है जो दो लोगों के बीच में ट्रस्ट को बनाती है, भरोसा क्रिएट करती है। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तभी सामने वाला आपका प्रपोजल ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो आपके सक्सेस के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो प्रपोजल रखने का एक राइट टाइम कब आता है? क्या ये तब आएगा जब आपके सारे सवाल पूछ चुके होंगे? ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। अगर ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है तो आपके लिए यही सही मौका है डील क्लोज करने का, लेकिन अगर दोबारा मीटिंग होने के, डिस्कस करने के कई और मौके मिलने वाले हैं तो आप ये ब्रेक ले सकते हैं, जिससे आपको और सामने वाले को दोनों को सोचने का कुछ टाइम और मिल जाए। ये डिसाइड करना कि डील तुरंत क्लोज करनी है या फिर ब्रेक लेना है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन हो। क्या आप उन लोगों में हो जो तुरंत सब कुछ निपटा देना चाहते हैं, या फिर आप उन लोगों में से हो जिन्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए होता है। इसके अलावा सामने वाले के बारे में भी सोचो। अगर वो नेगोशिएशन के बाद थका हुआ फील करने लग जाते तो शायद एक ब्रेक लेना सही रहेगा। लेकिन अगर वो तुरंत किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं तो डील क्लोज करने की कोशिश करो। नेगोशिएशन में ये फैक्टर्स आपकी चॉइस को इन्फ्लुएंस करेंगे। और अब वक्त है कंक्लूजन का। इस समरी में हमने इफेक्टिव नेगोशिएशन के प्रिंसिपल्स के बारे में जाना। हमने ये भी सीखा कि नेगोशिएशन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। नेगोशिएशन सिर्फ अपनी डिमांड मनवाने के लिए नहीं होता है, और ना ही दूसरों को अपने सामने झुकाने और बुली करने के लिए की जाती है। नेगोशिएशन का मतलब होता है कि सबकी ज़रूरतें पूरी करना, यानी कि सबके साथ मिलकर के एक सेट गोल अचीव करने की कोशिश करना। सबसे पहले तो हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बारे में सीखा। नेगोशिएशन करते वक्त हमको पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमको ये समझने में हेल्प मिलेगी कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, और जब आपके पास में इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप सोल्यूशन क्रिएट कर पाएंगे। सेकंड, हमने पास्ट सक्सेस से डेटा कलेक्ट करने के बारे में जाना। नेगोशिएशन रिस्की हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में खुद से पूछो कि आप पास्ट में कैसे सक्सेसफुल हुए थे। काफ़ी हद तक मुमकिन है कि आपने पहले भी ऐसा कुछ किया होगा जहां आप पूरी तरीके से सक्सेसफुल होंगे। इससे आपको दो चीज़ों का फायदा होगा। पहला तो ये कि आपको उन स्ट्रेटजीज की जानकारी मिलेगी जो करंट नेगोशिएशन में आपके काम आ सकती है। दूसरा, ये आपके कॉन्फिडेंट को बूस्ट करेगा। जब आपको पहले से पता होता है कि आपने पहले भी चीज़ें अच्छे से हैंडल किए तो ये नॉलेज आपको खुद ब खुद आपका कॉन्फिडेंट बढ़ा देगी और आपको खुद पर गर्व महसूस कराएगी। तीसरा, हमने सीखा कि सही सही सवाल कैसे पूछना है। जब सवाल पूछे तो तरीका ये है कि हमेशा ओपन एंडेड सवाल पूछने चाहिए। सामने वाले को इतना फ्रीडम दो कि वो खुल करके अपनी बात कह सके। इससे आपको उनके सामने वाले के फीलिंग्स और नज़रिए के बारे में भी समझ में आ जाएगा। ओपन सवाल पूछना कम्युनिकेट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। इससे सामने वाले को ये जाहिर होगा कि जो कुछ भी वो बोल रहा है आप उसकी बात को वैल्यू दे रहे हो। इससे ये भी पता चलता है कि आप ध्यान से बात उसकी सुन रहे हैं। इससे सामने वाला और भी खुल करके बात कर पाएगा और आपके साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करेगा। चौथी चीज़ हमने सीखी कि नेगोशिएशन को कैसे ख़त्म किया जाए। किसी भी नेगोशिएशन को पूरा करने के लिए अपने प्रपोजल को अच्छे से फ्रेम करने की ज़रूरत होती है। फ्रेमिंग का मतलब है सामने वाले को होने वाले फ़ायदे के बारे में बताना। आपका प्रपोजल ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी और सामने वाले की दोनों की ज़रूरतें पूरा हो सके। और इसका सबसे ज़रूरी पार्ट है कि हमेशा ईमानदारी और डायरेक्ट अप्रोच में बात करें। ऑनेस्टी दो लोगों के भरोसे को बॉन्ड में बांधती है। इसीलिए एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन के लिए ऑनेस्टी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इफेक्टिव नेगोशिएटर बनने के लिए ज़रूरी है एक इफेक्टिव लिसनर बनना। अगर आप में समझने और सुनने की कैपेसिटी है तो आप और ज़्यादा की डिमांड करेंगे। एक इफेक्टिव नेगोशिएशन के साथ आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, और यही हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समरी बहुत पसंद आई होगी। अगर कोई फीडबैक देना है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, और कोई दूसरी समरी सुननी है तो भी कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।